हेलो एवरीवन। कोर्सेरा यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपना एनुअल रिपोर्ट एनालिसिस कर रहे थे। नीति आयोग का एनुअल रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट अध्ययन कर रहे थे। इस सीरीज का ये थर्ड पार्ट है, जिसमें हम देखेंगे आकांक्षी डिस्ट्रिक्ट और ऊर्जा सेक्टर में रिफॉर्म। दो टॉपिक आज हम अध्ययन करेंगे, उसके बारे में विस्तृत रूप से समझेंगे कि नीति आयोग क्या बोली थी इन दोनों सेक्टर के संबंध में। चलिए आज का पहला हम देखते हैं। हमने इसके पहले प्रस्तावना समझ लिया था, कृषि सुधार समझ लिया था। कृषि सुधार काफ़ी व्यापक रूप में हमने समझा था। आज हम समझेंगे आकांक्षी जिला कार्यक्रम क्या था और ऊर्जा क्षेत्र में सुधार कैसे किया जा सकता है और गवर्नमेंट ने क्या क्या कदम उठाए हैं और इसकी आलोचना हम किस बेस पे कर सकते हैं। अपने उत्तर में हम कैसे लिख सकते हैं कि सरकार ने ये जो कदम उठाए हैं ये उतने उचित नहीं है जितने कि होने चाहिए। इन सब के बारे में हम समझेंगे। चलिए देर न करते हुए समझते हैं पहले आकांक्षी जिला कार्यक्रम, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो देखिए, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सब शुरू कब किया गया था। तो 2018 में शुरू किया गया था। 28 जिलों में के 28 राज्यों के 115 जिलों को चयनित किया गया था और राज्य इस कार्यक्रम के परिचालक हैं और केंद्र की ओर से नीति आयोग द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा कई मंत्रालय भी इस योजना में योगदान दे रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये क्यों जरूरी है। इसमें होता है क्या है, नीति आयोग रैंकिंग प्रदान करती है। आपको पता होगा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग हमेशा आता है। हम उसको एक बार रैंकिंग रूप में देख लेंगे। जो नीति आयोग की जितनी रिपोर्ट हैं एक साथ एक ही जगह पढ़ेंगे उसको, तो वहाँ पे हम सरस इसको सॉल्व कर लेंगे और वहीं इसको रिकॉल भी कर लेंगे। पहले यहाँ समझिए कि जिलों की प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है और उनको रैंकिंग प्रदान किया जाता है। कौन से जिले कितने बेहतरीन प्रदर्शन किए हैं, इसके आधार पर रैंकिंग दी जाती है। तो आप जब भी मेंस का आंसर लिखते होंगे, अब उसमें इस बात का जिक्र जरूर करते होंगे कि जिलों को और प्रगतिशील बनाने के लिए क्या जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए, तो आप ये लिखते होंगे कि जिलों में आपसी प्रतिस्पर्धा बढ़ाई जानी चाहिए, राज्यों को भी प्रतिस्पर्धा बढ़ाई जानी चाहिए ताकि जिससे जीडीपी को अपने और ग्रोथ करें। जिले में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यूपी में लॉन्च हुआ था। ऐसे कुछ इनिशिएटिव लिए जाने चाहिए जिससे जिले अपने आप में प्रोत्साहित हों और अच्छा करने का। देखिए, इस कार्यक्रम के 3 मुख्य सिद्धांत हैं। पहला क्या है, अभिसरण। केंद्र और राज्य की योजनाओं का दोनों को मर्जर किया जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि राज्य भी किसी हेल्थ के लिए योजना चला रहा है और सेम हेल्थ योजना केंद्र भी चला रहा है। ऐसे में डुप्लीकेसी हो जाता है, मतलब डबल हो जाती है ये योजनाएं और सही तरीके से किसी को भी ढंग का रिजल्ट नहीं मिलता है। या फिर गरीबी उन्मूलन की बात की जाए तो गरीबी उन्मूलन के लिए भी योजनाएं क्या चलाती है, राज्य भी चलाती है, केंद्र भी चलाता है, तो ढंग से कोई भी लागू नहीं हो पाता है। इसलिए जरूरी है कि दोनों का अभिसरण किया जाए, मर्जर किया जाए। अगर दोनों गरीबी उन्मूलन से संबंधित कोई योजना चला रहे हैं तो दोनों को मर्ज कर दिया जाए। ये काफ़ी इनिशिएटिव है, बढ़िया है प्रदर्शन, मतलब इसके माध्यम से काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आप इसको अपने मेंस में लिख सकते हैं। सहयोग, नागरिकों एवं सरकार के प्रशासकों के बीच, नागरिक एवं सरकार और प्रशासकों के बीच सहयोग समन्वय हो, दोनों एक दूसरे के साथ मिल के काम करें। आप बताइए यूपीएससी के में मतलब आप एक अधिकारी बनेंगे तो आपके अंदर क्या विशेषता होनी चाहिए। वही विशेषता यहाँ पे हो दिखाई गई कि दोनों सहयोग और समन्वय से काम करें मिलजुल के। और जिलों के मध्य प्रतिस्पर्धा, तो प्रतिस्पर्धा के लिए रैंकिंग अभी हमने देख ही लिया। तो जिलों के मध्य प्रतिस्पर्धा, वो वाली प्रतिस्पर्धा नहीं कि एक दूसरे को मार डालें, वो वाली प्रतिस्पर्धा की ग्रोथ करें, हम आपसे बेहतरीन ग्रोथ करें। देखिए, इस कार्यक्रम की कुछ विशेषताएं हैं। पहला, राज्य इस कार्यक्रम में मुख्य प्रेरक की भूमिका निभाएंगे। जो राज्य होंगे, जिस राज्य का जिला है वो उसमें प्रेरक की भूमिका निभाए, उसको एस्पायर करेंगे और ज़्यादा प्रोत्साहित करें, मोटिवेट करेंगे ताकि और बेहतरीन करे वो। तो मतलब प्रेरक की भूमिका में राज्य काम करेंगे। यहाँ प्रत्येक जिले की क्षमता के अनुसार उसके कार्य किया जाएगा। मतलब ऐसा ना हो कि यूपी का या बिहार का कोई जिला हो और उसके पास कोई संसाधन ही ना हो, एकदम संसाधन विपन्न हो, और उसको बोल दीजिए कि आप जल्दी से ग्रोथ करो, तो कैसे पॉसिबल है। उसको पहले संसाधन संपन्न बनाइए, उसको दीजिए तो वो करेगा। तो मतलब जिसकी क्षमता जैसी है उसके हिसाब से उनका काम किया जाएगा, उनके प्रति काम किया जाएगा। समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेषकर युवाओं को इससे जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। जो भी यूथ हैं उनको इस कार्यक्रम से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। क्षेत्र विशेष के महत्वपूर्ण पक्षों की पहचान कर उनके विकास पर बल दिया जाएगा। मतलब बहुत सारे सेक्टर हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, उनकी कुछ यूनिक विशेषताएं हैं, उनकी पहचान की जाएगी, उसके डेवलपमेंट पर बल दिया जाएगा। तो आपको अभी शुरू में ही हमने बताया वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट के एक प्रोडक्ट होने चाहिए जो वहाँ के स्पेशल हैं। जैसे कि आगरा का पेड़ा, मतलब बहुत सारे यूपी में तो बहुत सारे सेक्टर हैं, मतलब भारत में हर क्षेत्र के कुछ ना कुछ यूनिक विशेषताएं हैं। आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं सभी लोग कि आपके सेक्टर की क्या सबसे यूनिक विशेषता है। मतलब आपके ज़िले की, आप जिस ज़िले से संबंध रखते हैं, सभी लोग अलग अलग ज़िले से होंगे, आपके ज़िले की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, वो ज़िला क्यों फेमस है, सबसे यूनिक विशेषता उसकी क्या है, आप जरूर बताइएगा। इससे क्या होगा कि हम सभी अपने अपने ज़िले के बारे में कुछ तो कुछ जान जाएंगे। इसको हम कोट कर सकते हैं, मतलब उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं कि फलाने ज़िले में ये फला प्रोडक्ट बेहतरीन है, वहाँ का लोकल ये काफ़ी फेमस चीज़ है।
दूसरा चीज़ देखें तो प्रतिस्पर्धा की भावना जगाने के लिए प्रगति का आकलन और उनकी रैंकिंग की जाएगी। मतलब डिस्ट्रिक्ट के बीच में कितनी प्रतिस्पर्धा हुई है, मतलब प्रतिस्पर्धा कैसे बढ़े, इसके लिए ज़रूरी है कि उनकी प्रगति किस लेवल से किस लेवल तक हुई है। मतलब ए तक थे तो प्रगति करके बी तक कैसे पहुँचे, इसका मूल्यांकन करके उनको रैंकिंग दी जाएगी। तो अन्य डिस्ट्रिक्ट इससे क्या होगा, मोटिवेट होंगे, प्रेरित होंगे, वो भी बी तक पहुँचने का काम करेंगे। तो कुछ इस तरीके से काम किया जाएगा। कुछ इसके फोकस एरिया की बात कर लें तो देखिए 30% एजुकेशन पे इसमें फोकस किया जाएगा, हेल्थ और न्यूट्रिशन पे 30%, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन पे 20%, फाइनेंशियल इंक्लूजन वित्तीय समावेशन पे भी 5%, स्किल डेवलपमेंट पे 5%, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे 10%। तो कुछ इस तरीके से इसके फोकस एरिया होंगे, इतने इतने परसेंट सब पे फोकस किया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोग्राम था। हम अगर मेंस में लिखते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि भारत की गरीबी कैसे मिटाई जा सकती है, इसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की भूमिका क्या हो सकती है और ये कैसे काम कर सकता है भारत की गरीबी मिटाने में। तो हम इस स्कीम के बारे में काफ़ी बढ़िया ये इनिशिएटिव था, हम इसके बारे में लिख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, ऊर्जा क्षेत्र में सुधार, रिफॉर्म इन एनर्जी सेक्टर। ऊर्जा क्षेत्र में सुधार, देखिए क्या किया गया है अभी। तो गवर्नमेंट ने घरेलू अन्वेषण, मतलब जो डोमेस्टिक इनोवेशन और उत्पादन बढ़ाने, आयात घटाने, निर्यात के में त्वरित वृद्धि प्राप्त करने की करने में सिफारिश देने के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार, इनके अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी, जिसकी सिफारिशों के आधार पर कोयला मंत्रालय ने वाणिज्यिक कोयला खनन की अधिसूचना जारी की थी। मतलब अब वाणिज्यिक खनन किया जा सकता है। मतलब कोई ऐसी कंपनी है जो कोयले का उपयोग करके विद्युत उत्पादन करती है, वो खुद भी इसका लेकर के टेंडर और खनन करवा सकती है। अब ऐसा संभव है। 41 ब्लॉकों की पेशकश की गई थी, जिनमें से 19 का आवंटन कर दिया गया। फिलहाल हमारे किसी काम का चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़ अगर देखें तो यहाँ पे देखिए गैसीकरण परियोजना, राजस्व साझाकरण, मतलब राजस्व साझाकरण, इसमें एक नया टर्म आया है। तो रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल क्या हो गया, पहले क्या होता था, रॉयल्टी होती थी। रॉयल्टी मतलब कितना खनन किए उसके हिसाब से देना रहता था। लेकिन अब पहले कंपनियां ये कहते थे कोई खास बेनिफिट हुआ ना तो क्यों दें आपको, लेकिन अब रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल आ गया। जितना आपका राजस्व हो रहा है उसमें से हमें 10%, जो भी परसेंटेज गवर्नमेंट निर्धारित करती है उतना देना ही पड़ेगा। अन्य चीज़ें अगर हम यहाँ देख लें थोड़ा सा, तो देखिए हमें एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा। गवर्नमेंट क्या कह रही है, हम जल्दी से जल्दी ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करेंगे। लेकिन आप एक जरा थोड़ा यहाँ डायग्राम देखेंगे तो आप ये जो रेड वाली लाइन दिख रही है यहाँ पे, तो रेड लाइन वाले से समझ रहे होंगे आप, ये चीज़ एक्चुअल दिखा रहा है कि हमारा शिफ्ट किधर जा रहा है, कोल का कंजप्शन के प्रति हमारा शिफ्ट किधर है। देखिए ये काफ़ी आपको सीधा दिखा रहा है कि प्रोग्रेस हो रहा है, मतलब ऊपर बढ़ रहा है, कंजप्शन हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। लेकिन हमने अंदाज़ा लगाया था ऐसे घटाएंगे धीरे धीरे, कम होता है, यह स्टेबल रहेगा इतने पे, इससे बढ़ेगा नहीं। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि 2014-15 के बाद से लगातार हमारा कंजम्पशन बढ़ता चला गया कोल को लेकर के। क्या ऐसे में हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आगे बढ़ पाएंगे, ये आप सोचिए। हम अपने आंसर में भी लिख सकते हैं कि भारत एक तरफ जहाँ कह रहा है हम ग्रीन एनर्जी की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन कंजप्शन धीरे धीरे कोल का बढ़ाता जा रहा है। क्या ऐसे में हम प्राप्त कर पाएंगे, पॉल्यूशन की समस्या को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। देखिए दूसरी चीज़ थोड़ा सा यहाँ बेसिक जानकारी दिया हुआ है। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है, राजीव कुमार। चेयरमैन कौन होते हैं, ये तो आपको पता ही है, पीएम होते हैं। और सीईओ कौन है, अमिताभ कांत। ये सारी बातें आप बस याद रखिएगा। चलिए हम कुछ अन्य चीज़ें देख लेते हैं। भारत जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता कैसे कम कर सकता है, इसके बारे में। तो देखिए ये तो फिलहाल मोटी मोटा सबको पता होता है, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लेंगे तो बेटर रहेगा। देखिए सोलर पावर को प्लांट को लगा करके, तो हमारे वहाँ पता है रेवा में सोलर प्लांट लगा है, अभी राजस्थान में सोलर प्लांट लग रहा है, गुजरात में भी बहुत सारी जगह सोलर प्लांट लगे हैं। तो ये सोलर प्लांट लगने से क्या हो रहा है, ये रिन्यूएबल एनर्जी है और हमारी ऊर्जा पे, मतलब कोल पे निर्भरता धीरे धीरे कम हो रही है। लेकिन एक समस्या और भी है, हम जो बैटरी प्रोड्यूस करते हैं सोलर एनर्जी पे, ये बैटरी को लेकर के समस्याएं होती हैं। इनको हम कैसे इसको मैनेज करें, क्योंकि इसमें काफ़ी हार्मफुल मटेरियल होते हैं जो हमारे मृदा के लिए, जल के लिए काफ़ी नुकसानदायक होते हैं। इसके लिए भी समस्याएं हैं। इसको मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट कोई अन्य तरह का इनोवेशन को आगे बढ़ावे, या फिर किसी तरह की कोई नई पॉलिसी रहे कि इसको कैसे डिकम्पोज किया जाए, नष्ट इसको कैसे किया जाए। जो खराब बैटरियाँ हैं, सोलर एनर्जी को लेकर की समस्या है। विंड एनर्जी को, विंड एनर्जी से आपको पता होगा कि चिड़िया मर जाती है, तो इसको भी हम प्रोत्साहित कर सकते, समस्या और हम बेनिफिट दोनों देखते चल रहे हैं साथ साथ। हाइड्रोजन गैस भी काफ़ी बढ़िया है, लेकिन इसकी जो फ्लेमेबिलिटी है, काफ़ी जलने की जो दर है काफ़ी हाई है, तो इसे घटना होने की ज़्यादा डर रहती है। फिलहाल इन पे भी हम काम कर सकते हैं। बायोमास एनर्जी, जियो थर्मल पावर प्लांट,
अब तो स्थापित होने लगे हैं, कई जगह स्थापित हो गए हैं भारत में, जैसे कि उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। नेचुरल गैस, बायोफ्यूल, हाइड्रोजन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, दो बार हो गया क्या हाइड्रो, नहीं एक ही बार है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी पे हम फोकस कर सकते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट पे फोकस कर सकते हैं। इन सब पे हम बल दे करके कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम शिफ्ट कर सकते हैं, फॉसिल फ्यूल से निर्भरता हम कम कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप व्यक्तिगत रूप से क्या कर सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से कर सकते हैं ये सार्वजनिक परिवहन में, मतलब गवर्नमेंट ये काम कर ले, फिर हम अभी बात करेंगे और कि हम लोग क्या कर सकते हैं एक व्यक्ति के रूप में, हम कैसे कर सकते हैं कि फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता गवर्नमेंट की कम हो जाए। अगर हम कंजम्पशन कम करेंगे तो गवर्नमेंट भी कम, गवर्नमेंट का खुद ब खुद कम हो जाएगा, देश का कम हो जाएगा। तो देखिए गवर्नमेंट और क्या कर सकती है, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में सुधार लाए। इससे होगा कि लोग व्यक्तिगत कार यूज ना करके व्यक्तिगत गाड़ियाँ कम यूज करेंगे, सार्वजनिक परिवहन का यूज करेंगे। जैसे दिल्ली मेट्रो रेलवे, दिल्ली मेट्रो में बहुत भारी संख्या में लोग ट्रैवल करते हैं, निजी गाड़ियाँ नहीं यूज करते ट्रैफिक से बचने के लिए, ट्रैफिक भी कम लगेगा और इन्वायरमेंट भी बेहतरीन रहेगा। तो सस्ता और किफ़ायती और बेहतरीन प्रदर्शन करने मतलब ये, इसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुधारा जाए और बेहतरीन किया जाए। पर्यावरण के ऊपर जन जागरूकता, जैसे जैसे लोग जागरूक होंगे पर्यावरण का संरक्षण करेंगे और पर्यावरण प्रदूषण को कम करेंगे। शेयर कल्चर को बढ़ावा दिया, शेयर कल्चर मतलब ओला उबर जैसे शेयरिंग करके जाए ना, तो अगर आप कहीं जा रहे हैं तो 2 मिनट रुक जाइए, हो सकता है कोई बोर्ड लगा लीजिए कि भाई मैं इस जगह जा रहा हूँ, आप भी आप किसी को जाना हो तो चल सकता है मेरे साथ। तो इस तरीके से, या कोई गवर्नमेंट ऐसा ऐप भी लॉन्च कर सकती है कि इस रीजन में किसी को जाना है तो वहाँ पे अपना सर्च करके देख ले कि कौन कौन लोग जाने वाले हैं, उस उनके साथ शिफ्ट करके निकल ले। अपशिष्ट से ऊर्जा, जो हमारे वहाँ कचरे होते हैं, बड़े बड़े पहाड़ इकट्ठा हो जाते हैं, इनका ऊर्जा में रूपांतरण करने की हम टेक्निक विकसित कर सकते हैं, है भी हमारे वहाँ, लेकिन इसका यूटिलाइजेशन बड़े व्यापक लेवल पर नहीं करते थे, हम इनका उपयोग कर सकते हैं। अगर अब व्यक्तिगत लेवल पर बात किया जाए, आप क्या कर सकते हैं, प्लांटेशन कर सकते हैं, अपने आसपास छोटे मोटे 1-2 पेड़ लगा सकते हैं, लगाइए। उसके साथ क्या कर सकते हैं, ज़रूरत है तो ही एनर्जी का कंजप्शन कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। अगर लगता है कि आप पैदल जा सकते हैं थोड़ी दूर तो पैदल जाइए, गाड़ी मत ले जाइए। कुछ इस तरीके से एथिकल आप एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे इन्वायरमेंट को कम क्षति हो। तो ये थे कुछ टॉपिक जिनके बारे में, छोटे से टॉपिक थे। अगली बार हम क्या करेंगे, स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार, शिक्षा क्षेत्र में सुधार, उद्योग क्षेत्र में सुधार और पोषण क्षेत्र में सुधार, इन 4 टॉपिक को एक साथ हम पढ़ेंगे। और इसको हम कुछ अन्य टॉपिक से भी इंक्लूड करके, मतलब एडिट करके कुछ अन्य टॉपिक को जोड़ के तब पढ़ने का प्रयास करेंगे। केवल नीति आयोग में कुछ खास ज़्यादा टॉपिक नहीं दिए हुए हैं, नीति आयोग ने जो गवर्नमेंट ने जो किया केवल उसी को नीति आयोग ने बताया है, लेकिन हम बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के बारे में उनका जो रिकमेंडेशन उसको भी ऐड करके अगली बार हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। ये सीरीज देखने के लिए धन्यवाद।